ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं इग्नू से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं कुछ स्पेशल सेगमेंट्स, जिनमें बात होती है करियर की और देश व दुनिया भर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिनों की। तो चलिए इस अंक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट स्पार्क। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम बात करते हैं इग्नू के विद्यार्थियों से, जो इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की इग्नू की छात्रा सुश्री बबली से, जो इग्नू से बीएससी बीएड कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। My name is Babli and I pursue BSc BEd from IGNOU University. ITEP के अंदर ना 3 प्रोग्राम होते हैं, BSc BEd, BCom BEd एंड BA BEd। IGNOU में फिलहाल तो BSc BEd और BA BEd करा रहे हैं। और रही बात है यहाँ की टीचर्स की, तो टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। जो तरीका उनका पढ़ाने का शुरुआत से लेकर अभी तक का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा है। यहाँ के टीचर्स का नॉलेज इतना ज़्यादा है कि कुछ भी पूछो, लाइक एंशिएंट इंडिया के बारे में लेके अभी तक मॉडर्न इंडिया के बारे में क्या चल रहा है, बहुत ही क्लियरली से वो एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। आप ऐसे पढ़ते हो कि डीपली नॉलेज देके जाते हैं टीचर वहाँ से, चाहे कोई भी टीचर हो, यहाँ पे मेजर के हो, माइनर के हो, बीएड के टीचर्स हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। यहाँ की सुविधाएं तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ के पढ़ने के रिसोर्सेज, पढ़ाने के रिसोर्सेज, यहाँ के जो लाइब्रेरी है, सब में बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, डिफरेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। सो ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर वेरी गुड। अब बारी है हमारे सेगमेंट अद्वितीय विद्यार्थी की। इस सेगमेंट में हम आपका परिचय उन विद्यार्थियों से करवाते हैं जो इग्नू से अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही इग्नू के एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं खालिद वकार आबिद। उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हम आपको बता दें कि वे इग्नू से डिस्टेंस एजुकेशन में PhD कर चुके हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर खालिद वकार आबिद है और मैं PhD इन डिस्टेंस एजुकेशन 2018 बैच का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। चूँकि मैं स्टाइट से हूँ और स्टाइट का काम बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल पे भी रहता है, तो वहाँ के जो स्टडी मटेरियल है और इग्नू के तमाम कोर्सेज के जो स्टडी मटेरियल हैं हम लोगों ने PhD के दौरान देखे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत ही उम्दा क्लास के स्टडी मटेरियल हैं और हर क्षेत्र के, हर भौगोलिक स्थिति में रहने वाले, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे आम शहरी हो, चाहे गाँव का आदमी हो, उसे बहुत अच्छे से समझने का हुनर उसको मिल जाता है इस स्टडी मटेरियल से। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा का वो द्वार है जो कभी बंद नहीं होता। इग्नू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में उम्मीद की एक किरण है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने घर घर तक शिक्षा का सपना सच किया। शायद इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं और इग्नू का कोई विकल्प नहीं। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरबिक लैंग्वेज प्रोग्राम की जानकारी। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के डायरेक्टर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम। अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम जो हम ऑफर कर रहे हैं वह है MA इन अरबिक, और ये प्रोग्राम इंडिया में भी काफ़ी मशहूर है और बाहर के मुल्कों में भी, ख़ासतौर से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया, दुबई, बहरीन, इन सब में भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं अपनी प्रोफेशनल ज़रूरत के मुताबिक। जो एलिजिबिलिटी है वो BA होना चाहिए अरबिक में, लेकिन अगर नहीं किया है BA तो फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट से BA किया और ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अरबिक एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अगर, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर वो भी नहीं है और किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपने कोई डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा अरबिक में किया है, या इवन कुछ लोगों के लिए हमने ये भी कर रखा है कि इवन सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है। ये मिनिमम 2 इयर्स का प्रोग्राम है MA इन अरबिक, और इसके साथ आपको 4 साल का मौका मिलेगा, यानी मैक्सिमम 4 इयर्स में आप ये पूरा कर सकते हैं।
ये प्रोग्राम करने के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के सामने खुल जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर से जैसे मेडिकल टूरिज़्म है। दूसरे कि एम्बेसीज़ यहाँ पे हैं बहुत से मुल्कों के, अरब कंट्रीज़ के, दिल्ली में और दूसरे शहरों में भी हैं एम्बेसीज़ या कॉन्सुलेट्स। तो वहाँ पे भी उनकी जॉब लगती है एज ए ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या रिपोर्टर या फिर रिसेप्शनिस्ट या और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि वो करते हैं। इसके अलावा मीडिया के सेक्टर में अच्छी स्किल लैंग्वेज की आती है उनको, तो फिर वो मीडिया में भी जा सकते हैं। ओवरऑल एक उभरती हुई फील्ड है और इसमें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है इग्नू से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2026 के टर्म एंड एग्जाम के लिए रिवाइज डेट शीट जारी कर दी है। इग्नू की परीक्षाएं 1 जून 2026 से शुरू होकर 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा हेतु सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। परीक्षा के लिए छात्र अपना एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे परीक्षा से संबंधित दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें व किसी भी संशय की स्थिति में विश्वविद्यालय से संपर्क करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 के एकेडमिक सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब आप अपने प्रोग्राम के अगले चरण में 30 जून 2026 तक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे री रजिस्ट्रेशन करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व सभी दिशा निर्देशों को फॉलो करें। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा इग्नू की री रजिस्ट्रेशन पोर्टल onlinerr.ignu.ac.in पर। इससे संबंधित अन्य सभी जानकारियों के लिए आप लॉगिन करें इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार छात्र अब अपने हैंड रिटन असाइनमेंट्स 31 मई 2026 तक जमा करा सकते हैं। हम आपको बता दें कि बिना असाइनमेंट जमा किए इग्नू के एग्जाम्स में आप अपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आप असाइनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां अपने रीजनल सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से इस विषय में जानकारी चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.ignu.ac.in पर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का और आज के करियर सेगमेंट में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मौजूदा दौर में रोबोटिक्स तेजी से बढ़ रहे पेशों में से एक बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किफायती और उपयोगी प्रोडक्ट्स बनाने में रोबोटिक्स इंजीनियर अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल रोबोट ऐसे सभी काम करने में सक्षम होते हैं जो इंसान के लिए करने मुश्किल होते हैं या जिन्हें इंसान करना पसंद नहीं करता। कई रोबोट्स का उपयोग ऐसे कामों के लिए भी होता है जो इंसानों के लिए खतरनाक माने जाते हैं, जैसे कि खदानों की खुदाई या बम निष्क्रिय करना। रोबोटिक्स मूल रूप से इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो रोबोट बनाने से जुड़ी हुई है। रोबोट्स प्रोग्राम आधारित मशीनें होती हैं जो खुद से या थोड़ी बहुत बाहरी सहायता से कई जरूरी कामों को अंजाम देती हैं। इसमें रोबोट्स की डिजाइनिंग, निर्माण और उनसे जुड़ी प्रोग्रामिंग शामिल है। यातायात, उत्पादन, विनिर्माण, चिकित्सा और सेना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में ये काफी उपयोगी है। इस क्षेत्र में जाने के इच्छुक लोगों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों की समझ होना बहुत जरूरी है। रोबोटिक्स छात्रों और उद्यमियों के लिए कई नए अवसर पैदा कर रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, निर्माण, धातु और कपड़ा आदि में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होता है।
उद्योगों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल आम हो गया है। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। इस उभरते हुए क्षेत्र में सही स्किल सेट रखने वाले युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में आप कहां-कहां और किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। स्पेस रिसर्च, जी हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर रोबोटिक्स इंजीनियर की काफी मांग है। इस क्षेत्र में आप इसरो, नासा आदि में काम कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी रोबोटिक्स की एक अहम भूमिका है। रोबोट्स सर्जरी और मेडिसिन के रिहैबिलिटेशन सेक्टर में प्रमुखता से इस्तेमाल किए जाते हैं। रोबोटिक डिवाइस को कई तरह की थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी रोबोटिक्स इंजीनियर्स के लिए काम करने के काफी मौके हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट संस्थाओं में काम कर सकते हैं। जी हाँ, रोबोटिक्स इंजीनियर प्राइवेट कंपनीज में रोबोटिक सिस्टम डिजाइन करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं। ये कंपनियों के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर और स्वचालित उपकरण भी बनाते हैं। हम एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी रोबोटिक्स का काफी उपयोग देखते हैं। रोबोटिक्स से जुड़े पेशेवरों की मांग गेमिंग इंडस्ट्री में भी बढ़ रही है, जहां वे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मजेदार वीडियो गेम्स बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग और स्टॉक से जुड़े कामों के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, रोबोटिक्स इंजीनियर के तौर पर आप बैंकिंग सेक्टर में भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्च में अगर रुझान रखते हैं तो आप एक ऑटोमेशन वैज्ञानिक के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो आप रोबोटिक प्रोग्रामर के तहत भी काम कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच एजेंसियों में भी आप एज रोबोटिक्स इंजीनियर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोबोटिक डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं। ये एक ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके रोबोटिक सिस्टम से जुड़ी सामग्री बनाते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद रोबोटिक्स के क्षेत्र में बीटेक कर सकते हैं और हायर स्पेशलाइजेशंस के लिए आप एमटेक, एमएससी या पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने बात की कि कैसे आप रोबोटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। हर वर्ष 11 मई को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये दिन 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए परमाणु परीक्षणों की याद में मनाया जाता है, जिसके कारण भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही इस दिन स्वदेशी रूप से विकसित विमान की पहली उड़ान भी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष एक थीम के अंतर्गत मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। तो श्रोताओं, ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है हमारे उस सेगमेंट की, जिसमें हम आपके साथ साझा करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट, यानी शिक्षा से जुड़ा एक सुविचार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है जिससे समाज और देश दोनों बदले जा सकते हैं। जी हाँ, तो हमें शिक्षा की लौ को जलाए रखना है और शिक्षा ग्रहण कर कर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस
कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा